कैल्क में एडवांस्ड फॉर्मेटिंग एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पासवर्ड के साथ स्प्रेडशीट को संरक्षित करना, पासवर्ड के साथ एक शीट को संरक्षित करना, डेटाबेस के लिए रेंजेस को परिभाषित करना, सब टोटल ऑप्शन का प्रयोग करना और सेल्स का सत्यापन करना। यह ट्यूटोरियल उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 18.04 और LibreOffice सूट वर्जन 6.3.5 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। personalfinancetracker.ods फाइल खोलें। यह फाइल आपको इस ट्यूटोरियल पेज पर कोड फाइल्स लिंक में प्रदान की गई है। कृपया फाइल डाउनलोड करें और एक्सट्रैक्ट करें। इसकी कॉपी बनाएं और अभ्यास के लिए इसका उपयोग करें। पहले पासवर्ड के साथ इस स्प्रेडशीट को संरक्षित करना सीखते हैं। यह ऑप्शन सुनिश्चित करता है कि केवल वे लोग जो पासवर्ड जानते हैं वे इस स्प्रेडशीट को खोल सकते हैं। सेव आइकन के अलावा ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और सेव एज ऑप्शन चुनें। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। नीचे बाएं कोने पर सेव विद पासवर्ड चेकबॉक्स को चेक करें और फिर ऊपरी दाएं कोने पर सेव बटन पर क्लिक करें। सेव एज ऑप्शन में हम इसे अलग फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं या उसी फाइल को बदल सकते हैं। इस प्रदर्शन के लिए हम फाइल को बदल देंगे। यस पर क्लिक करें। सेट पासवर्ड डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहां एंटर पासवर्ड टू ओपन फील्ड में स्पोकन 123 पासवर्ड टाइप करें। कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड में स्पोकन 123 पासवर्ड फिर से टाइप करें। फिर डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करें। फाइल को बंद करें। अब हम इस फाइल को फिर से खोलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तुरंत ही एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। यहां पासवर्ड के रूप में 111 टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। हमें एक द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, द फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड नामक एरर प्राप्त होता है। ओके बटन पर क्लिक करें। इस बार एंटर पासवर्ड फील्ड में सही पासवर्ड स्पोकन 123 टाइप करें। ओके बटन पर क्लिक करें। personalfinancetracker.ods फाइल खुलती है। बाद में साथ ही साथ पासवर्ड ऑप्शन को हटाना हमारे लिए संभव है। ऐसा करने के लिए सेव आइकन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सेव एज डायलॉग बॉक्स में सेव विद पासवर्ड ऑप्शन को अनचेक करें। फिर ऊपरी दाएं कोने पर सेव बटन पर क्लिक करें। यस बटन पर क्लिक करके उसी फाइल को बदलें। एक बार फिर इस फाइल को बंद करें और खोलें। ध्यान दें, इस बार हमें फाइल खोलने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जानते हैं कि पासवर्ड स्प्रेडशीट में व्यक्तिगत शीट्स को कैसे संरक्षित रखती है। मेन्यू बार में टूल्स मेन्यू पर जाएं और प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से नीचे शीट 1 टैब पर राइट क्लिक करें और प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन चुनें। किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स खुलता है। शीट को संरक्षित करने के लिए इसके अलावा चेकबॉक्स पर क्लिक करके निम्नलिखित ऑप्शंस को अनचेक करें। सेलेक्ट प्रोटेक्टेड सेल्स और सेलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल्स। अब पासवर्ड फील्ड में अपने पासवर्ड के रूप में स्पोकन 123 टाइप करें। कंफर्म फील्ड में समान पासवर्ड टाइप करें। फिर डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करें।
हम शीट 1 टैब में एक लॉक सिंबल देख सकते हैं। यह इंगित करता है कि हमारी शीट अब पासवर्ड संरक्षित है। सत्यापित करने के लिए इस शीट में किसी भी सेल पर कुछ डेटा जोड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें कि हम किसी भी सेल में कुछ भी टाइप करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा हम एक चेतावनी संदेश देखते हैं। इस बॉक्स से बाहर निकलने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। हम और कहीं इस शीट में इमेज का चयन या स्थानांतरित करने में भी असमर्थ हैं, लेकिन अन्य शीट्स का क्या? शीट 2 पर क्लिक करें। यहां हम सेल E3 का चयन करेंगे और सेल के अंदर टेस्टिंग शब्द टाइप करेंगे। कैल्क हमें अन्य शीट्स में सेल्स को एडिट करने की अनुमति देता है। इन परिवर्तन को अन्डू करें। अब शीट 1 पर जाएं। अब शीट को आरक्षित करें। शीट 1 टैब पर राइट क्लिक करें और प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन चुनें। अनप्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स खुलता है और हमें पासवर्ड के लिए संकेत देता है। पासवर्ड वैकल्पिक टेक्स्ट फील्ड में spoken123 टाइप करें। डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि शीट 1 में लॉक सिंबल अब गायब हो गया है। यह इंगित करता है कि शीट 1 अब पासवर्ड संरक्षित नहीं है। हम सेल्स को फिर से एडिट करने में सक्षम हैं और इमेज को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। आगे रेंजेस के बारे में सीखते हैं। हम स्प्रेडशीट में सेल्स के रेंज को परिभाषित कर सकते हैं और इसे डेटाबेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस डेटाबेस रेंज में प्रत्येक रो डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल खाती है, जबकि रो में प्रत्येक सेल डेटाबेस फील्ड से मेल खाती है। हम रेंज पर सॉर्ट, ग्रुप, सर्च और गणना कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी डेटाबेस में करेंगे। सबसे पहले अपनी personalfinancetracker.ods में डेटाबेस को परिभाषित करते हैं और फिर डेटा को सॉर्ट करते हैं। अतः आइटम्स को चुनें जिसकी हमें डेटाबेस में आवश्यकता है। हम कॉलम SN से मिसलेनियस तक सभी डेटा को चुनेंगे। अभी के लिए हम सम टोटल रो को अनदेखा करेंगे। अपने डेटाबेस को नाम देते हैं। मेन्यू बार में डेटा मेन्यू पर जाएं और डिफाइन रेंज ऑप्शन चुनें। डिफाइन डेटाबेस रेंज डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेम फील्ड में DTBS टाइप करें, जो कि डेटाबेस का संक्षिप्त रूप है। डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करें। सेल्स को अचयनित करने के लिए स्प्रेडशीट में कहीं भी क्लिक करें। फिर से मेन्यू बार में डेटा मेन्यू पर जाएं और सेलेक्ट रेंज ऑप्शन पर क्लिक करें। सेलेक्ट डेटाबेस रेंज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। ध्यान दें कि रेंजेस सेक्शन में DTBS नाम को डेटाबेस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सूची से DTBS पर क्लिक करें और फिर डायलॉग बॉक्स में ओके बटन पर क्लिक करें। अब हम इस डेटाबेस में डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, हालांकि हम चाहते हैं। इस श्रृंखला के पहले के ट्यूटोरियल में डेटा के क्रमबद्ध को विस्तार से बताया गया है, इसलिए हम यहां उस प्रदर्शन को छोड़ देंगे। इसके बाद जानते हैं कि कैल्क में सबटोटल ऑप्शन का उपयोग कैसे करना है। सबटोटल्स ऑप्शन विभिन्न कॉलम्स के तहत डेटा के सबटोटल की गणना करता है। इसके लिए हम अपनी पसंद के किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कॉस्ट कॉलम में डेटा के सबटोटल्स का पता लगाते हैं। सबसे पहले रो नंबर 8 में प्रविष्टि को हटा दें, जो कि सम टोटल है। फिर दिखाए गए अनुसार सेल A1 से F7 तक सभी डेटा को चुनें। मेन्यू बार में डेटा मेन्यू पर जाएं और सबटोटल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। सबटोटल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। डिफॉल्ट रूप से शीर्ष पर फर्स्ट ग्रुप टैब चयनित है। ग्रुप बाय फील्ड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और SN चुनें यदि ये पहले से चयनित नहीं है।
यह SN द्वारा डेटा को सीरियल नंबर के रूप में समूहित करता है। आगे कैलकुलेट सबटोटल्स फॉर फील्ड में कॉस्ट चेकबॉक्स को चेक करें। यह इसके तहत सभी प्रविष्टियों की कुल गणना करेगा। यूज फंक्शन फील्ड में सम चुनें यदि यह पहले से ही चयनित नहीं है और सबसे नीचे ओके बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि कॉस्ट कॉलम में प्रविष्टियों का ग्रैंड सम स्प्रेडशीट पर प्रदर्शित होता है। हम प्रत्येक रो के बाद सबटोटल्स भी देखते हैं और SN कॉलम में परिवर्तन देखते हैं। सेल C14 पर क्लिक करें और फॉर्मूला बार देखें। हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैल्क का सिंटैक्स सबटोटल के लिए प्रयोग किया गया है। यह दर्शाता है इक्वल टू सबटोटल और ब्रैकेट में नंबर 9 और सेल रेंज। उसी को स्प्रेडशीट में भी हाईलाइट किया गया है। सबटोटल फॉर्मूला में फंक्शंस के अनुरूप संख्याओं के लिए इस तालिका का संदर्भ लें। 9 का अर्थ फंक्शन सम है जिसे हमने सबटोटल डायलॉग बॉक्स में चुना था। आपके त्वरित संदर्भ के लिए इस टेबल में अन्य फंक्शन संख्याओं का उल्लेख किया गया है। बाएं कॉलम में संगत संख्याओं का उपयोग करें जब आप किसी अन्य फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं। ऊपर बाईं ओर नेम बॉक्स के नीचे हम 3 नए छोटे टैब 1, 2 और 3 देख सकते हैं। ये टैब डेटा के 3 अलग अलग दृश्य देते हैं। टैब 1 पर क्लिक करें। ध्यान दें कि अंतिम सबटोटल के साथ कॉस्ट में डेटा का केवल ग्रैंड सम है। टैब 2 पर क्लिक करें। कॉस्ट के साथ साथ ग्रैंड सम के अंतर्गत डेटा प्रदर्शित होता है। अब टैब 3 पर क्लिक करें। हमें कॉस्ट के तहत डेटा के ग्रैंड सम के साथ साथ सभी डेटा का विस्तृत दृश्य मिलता है। परिवर्तनों को सेव किए बिना इस फाइल को बंद करें और फाइल को फिर से खोलें। अब हम कैल्क में वैलिडिटी ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। वैलिडिटी ऑप्शन स्प्रेडशीट में डेटा की पुष्टि करता है। यह स्प्रेडशीट में चयनित सेल्स के लिए वैलिडेशन रूल्स को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हम वैलिडेशन का उपयोग करके खरीदी गई आइटम्स के लिए भुगतान का तरीका निर्दिष्ट कर सकते हैं। रिसीव्ड कॉलम के आगे MOP के रूप में एक नया कॉलम मोड ऑफ पेमेंट जोड़ें। MOP शीर्षक के नीचे सेल्स का उपयोग भुगतान के तरीके को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। कॉलम B में आइटम्स के लिए MOP यहां प्रदर्शित हो सकता है जो कि सैलरी, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और अन्य घटक है। अब हम MOP शीर्षक के ठीक नीचे खाली सेल पर क्लिक करते हैं। इसमें आइटम सैलरी के लिए भुगतान का तरीका होगा। मेन्यू बार में डेटा मेन्यू पर जाएं और वैलिडिटी ऑप्शन चुनें। वैलिडिटी डायलॉग बॉक्स खुलता है। शीर्ष पर क्राइटेरिया टैब पर क्लिक करें। यदि यह पहले से चयनित नहीं है, अलाउ फील्ड ड्रॉप डाउन से लिस्ट चुनें। एंट्रीज बॉक्स प्रदर्शित होता है। उन ऑप्शंस को प्रविष्ट करें जो चयनित सेल को मान्य करने पर दिखाई देंगे। हम भुगतान का पहला तरीका इन कैश टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। आगे हम दिखाए गए अनुसार निम्न प्रविष्टियों को टाइप करेंगे। डायलॉग बॉक्स के नीचे ओके बटन पर क्लिक करें। सेल F2 के बगल में प्रदर्शित डाउन एरो पर ध्यान दें जिसका अर्थ है कि सेल मान्य है। अब डाउन एरो पर क्लिक करें। हम यहाँ एंट्रीज बॉक्स में मोड ऑफ पेमेंट्स के रूप में दर्ज किए गए ऑप्शंस को देखते हैं। सूची को संक्षिप्त करने के लिए फिर से डाउन एरो पर क्लिक करें। नीचे दिए गए सेल्स को मान्य करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में क्लोन फॉर्मेटिंग आइकन पर क्लिक करें। फिर सेल F3 पर क्लिक करें और बायां माउस बटन दबाएं। कर्सर को सेल F7 तक खींचें और माउस बटन को छोड़ दें। सभी चयनित सेल्स एक ही बार में मान्य हो जाते हैं।
अब MOP शीर्षक के ठीक नीचे सेल पर क्लिक करें और फिर पास में डाउन एरो पर क्लिक करें। मोड ऑफ पेमेंट के लिए ऑनलाइन चुनें। इसी तरह आप प्रत्येक मान्य सेल्स में ऑप्शंस का चयन कर सकते हैं। दिखाए गए अनुसार प्रत्येक आइटम्स के लिए किए गए मोड ऑफ पेमेंट के अनुसार चयन करें। इसी तरह हम स्प्रेडशीट में अन्य कॉलम्स को फॉर्मेट और वैलिडेट कर सकते हैं। इन सभी परिवर्तनों को सेव करें और फाइल को बंद करें। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पासवर्ड के साथ स्प्रेडशीट को संरक्षित करना, पासवर्ड के साथ एक शीट को संरक्षित करना, डेटाबेस के लिए रेंजेस को परिभाषित करना, सब टोटल ऑप्शन का उपयोग करना और सेल्स को सत्यापित करना। नियत कार्य के रूप में spreadsheet-practice.ods फाइल खोलें। डिपार्टमेंट शीट नामक शीट को संरक्षित रखने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्ट ऑप्शन का उपयोग करें, सब टोटल्स ऑप्शन का उपयोग करें और सैलरी कॉलम का ग्रैंड सम ज्ञात करें। परिवर्तनों को सेव किए बिना फाइल को बंद करें। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। क्या आपके पास इस स्पोकन ट्यूटोरियल से संबंधित कोई प्रश्न है? कृपया इस साइट पर जाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस ट्यूटोरियल का योगदान मूल रूप से 2011 में देसी क्रू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।